गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आज आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त भी होइएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपको इसी पिछले वाला वीडियो में देखे होइएगा, जहां पे हम लोग क्या किए थे। तो बीपीएससी, इसका बीपीएससी बीपीएससी 1.0 का बहुत सारा साइंस का क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखे थे और देखे थे कैसे आपके एग्जाम में अपने अप्रोच को पहुंचाना है। और TRE 1 में जितने भी प्रश्न आए थे, टोटल 15 प्रश्न था, 1 to 15 प्रश्न था, जिसको हमने देखने का काम किया था। आज का जो हमारा सेशन है बीपीएससी TRE 2.0 में जितना भी साइंस का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और चुटकियों में सॉल्व करने का काम करेंगे। हाँ, यदि आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होइएगा तो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, वहां से जाके देख सकते हैं। और अपना जो भी जवाब है, सिर्फ इसमें हमारा क्या होगा, प्रश्न होगा, हमारा प्रश्न होगा, आपका उत्तर होगा। क्लियर? इसके माध्यम से तमाम साइंस के क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे और एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को भी समझने का काम करेंगे। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन के शुरुआत में पहला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 1। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है श्वसन मूल, क्या कह रहा है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? लवण भिद्दी में, मरुद भिद्दी में, जलोद भिद्दी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए प्रश्न को पढ़िए, सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपके पास मात्र जो है 10 सेकेंड का टाइम है। 10 सेकेंड में आप अपने क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, जवाब देने का काम कीजिएगा, क्योंकि जिसके अनुरूप आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसी के अनुरूप आपका क्या होगा, माइंड सेट होगा। क्लियर? तो अपने माइंड सेट करना है कि हाँ, जो हमें आता है एट ए टाइम उसे मैनिपुलेट करना है और जवाब देना है। क्लियर? चलिए अगला ये प्रश्न बताइए, लवण भिद्दे, मरुद भिद्दे, जलोद भिद्दे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्या होगा हमारा सही जवाब? प्रश्न को जल्दी से क्या कीजिए, आप बताने का काम कीजिए। तो याद रखिएगा क्या होगा, इसमें लवण भिद्दी भी होगा और जलोद भिद्दी होगा, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा इस प्रश्न का। अगर हम बात करें किसके बारे में, रूट के बारे में, तो आपको पता होगा रूट दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका टैप रूट, एक होता है फाइबरस रूट। क्या होता है? फाइबरस रूट। हाँ, टैप रूट में एक जो होता है मुख्य जड़ होता है और फाइबरस रूट में एक से अधिक क्या होता है, जड़ होता है, जिसको हम रेशेदार जड़ कहते हैं। उसके बाद रूट किसे कहते हैं, तो जो अंडर द सॉइल होता है, जो अंडर द सॉइल होगा, जो अंडर द कहाँ होगा, सॉइल होगा, उसे हम लोग रूट कहेंगे। और सूट कहते हैं जो सॉइल से ऊपर वाला भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। और याद रखिएगा सूट में क्या क्या आएगा, तो लीफ आएगा, बर्ड्स आएगा, फ्लावर आएगा, उसके बाद फ्रूट्स आएगा। ये सारे के सारे किसमें आएंगे, फ्रूट सिस्टम में आएंगे। क्लियर? तो याद रखिएगा द पार्ट ऑफ प्लांट दैट विच इज अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज अबव द सॉइल इज कॉल्ड फ्रूट। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या होगा सही जवाब? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक, क्या पूछ रहा है, सेकेंडरी प्रदूषक है। चलिए बताइए सेकेंडरी प्रदूषक इसमें से कौन होगा? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, आपका क्या होगा, सेकेंडरी प्रदूषक के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा पैन। क्या होगा? पैन होगा और ओजोन भी होगा। हाँ, क्या होगा, पैन होगा और ओजोन होगा, याद रखिएगा। और पैन का संपूर्ण रूप क्या होता है, पीरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या होता है? पीरॉक्सी पीरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये इसका संपूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म है।
और ओजोन को हम लोग क्या कहते हैं, O3 कहते हैं। और याद रखिएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। तो क्या हुआ, ए भी है सी भी है, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से हम लोगों को अपने सोच को डेवलप करना है। अब ओजोन आया तो याद रखिएगा ओजोन की मोटाई को किससे मापते हैं, डॉबसन में मापने की काम करते हैं। किसको, ओजोन के मोटाई को। ओजोन छिद्र कहने का क्या मतलब हुआ, ओजोन छिद्र कहने का मतलब क्या होता है, सुनते हुएगा कि ओजोन छिद्र अगर हो गया, क्या हो गया, ओजोन छिद्र हो गया तो क्या आएगा, यूवी रे आएगा। क्या आएगा, यूवी रे आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। हाँ, तो ओजोन छिद्र में कमी, ओजोन छिद्र में कमी मतलब हुआ परत की मोटाई में कमी। बोलते हैं ना ओजोन छिद्र, तो परत की मोटाई, परत की मोटाई में कमी, परत की मोटाई में कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि ओजोन छिद्र बोल दिए ना तो उसमें छिद्र हो गया उसी को ओजोन छिद्र कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओजोन छिद्र कहने का मतलब होता है परत की मोटाई में कमी। और ओजोन छिद्र जैसे हो जाएगा तो यूवी रे आएगा, और यूवी रे जैसे ही हमारे इस पृथ्वी पे आएगा तो संपूर्ण जगत क्या हो जाएगा, सभी लोगों को स्किन कैंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इतना सारा कॉन्सेप्ट यदि आप जानते हैं तो क्वेश्चन के अप्रोच तक पहुंचिएगा, नहीं जानते हैं तो नहीं पहुंचिएगा। क्लियर, चलिए अब अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का जो 10% का नियम है, कितने परसेंट का नियम है, 10% का नियम है, यह कौन दिए थे, तो भाई जग जाहिर चीज है, याद रखिएगा लिंडमैन के द्वारा यह पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का 10% लॉ जो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। बड़ा ही सरल प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत में उष्ण कटिबंधीय, क्या पूछ रहा है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बताने का काम कीजिए, क्या होगा सही जवाब। तो याद रखिएगा क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, कई सारे राज्यों में क्या है आपका ये पाया जाता है, कौन, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, इसलिए क्या होगा उपयुक्त में से एक होगा। क्लियर, इतना बात याद रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। क्या अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे कह रहा है भारत में मीथेन, मीथेन मतलब क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। यह क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन TRA 1 में भी आया हुआ था, TRA 1 में भी आया था। क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, या मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स गैस के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। किसको, मीथेन। यह क्या है, तो आपका कार्बनिक यौगिक है। तो याद रखिएगा भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है, धान का खेत। क्या हो गया, धान का खेत क्या है, तो मीथेन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए इज द, और मीथेन का जो उत्पादन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसके उत्पादन को हम लोग कहते हैं मीथेजोनेसिस। याद रखिएगा इसके उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसके मीथेन उत्पादन प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मीथेनोजेनेसिस। इसके उत्पादन प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, हाँ मीथेनोजेनेसिस, जेनेसिस, इसके उत्पादन प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पे कह रहा है वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। चलिए बड़ा ही आसान प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है,
तो याद रखिएगा मध्य मंडल का जो तापमान होता है वो सबसे क्या होता है, कम होता है। क्लियर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो आप पूछने का काम कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करने का काम करेंगे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है क्रमिक कोशीय स्तर, क्या कह रहा है, क्रमिक कोशीय स्तर पर विषाक्त पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। जैव आवर्धन इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे, टीआरई 1 में भी इससे क्वेश्चन आया था और टीआरई 2 में। देखिए इसी तरीके से आयोग के माइंडसेट को समझिए, आयोग के माइंडसेट को समझिए। हाँ, एक ही जो टीआरई 1 में आया था उसका मैक्सिमम क्वेश्चन मिलता जुलता क्या है, टीआरई 2 में है। तो इसी अप्रोच तक हम लोगों को काम करना है, पहुंचना है। चलिए, तो वृद्धि को कहा जाता है, ऑप्शन ए है जैव संचय, ऑप्शन बी है जैव आवर्धन, ऑप्शन सी है सुपोषण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास। क्या होगा, जैव आवर्धन। क्या होगा, जैव आवर्धन। अगर टीआरई 1 वाला वीडियो देखिएगा साइंस का, वहां पे हम लोग इसका डिस्कशन किए थे, अगर नहीं समझ में आया तो उसको जरूर देखिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए जड़ी बूटी, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। तो याद रखिएगा लाइकेन को शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। कौन, तो याद रखिएगा कौन, ये लाइकेन। क्लियर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है आपका, रामसर सम्मेलन क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये रामसर सम्मेलन। याद रखिएगा रामसर सम्मेलन कब, 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, रामसर दिवस मनाया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। कह रहा है किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो बड़ा ही सिंपल है, रामसर स्थल किससे जुड़ा हुआ है, आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ है। और यह कहा, ईरान के रामसर नामक शहर में 2 फरवरी 1971 को आयोजित किया गया था। 2 फरवरी 1971 को कहा, ईरान के, हाँ, ईरान में एक जगह है रामसर शहर है। रामसर क्या है, शहर है। ईरान में एक शहर है रामसर, वहीं पे 2 फरवरी 1971 को आयोजित किया गया था। क्या, तो आर्द्र भूमि। क्या, आर्द्र भूमि। इसके साथ जुड़ा हुआ है आर्द्र भूमि। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है। तो आपको पता है इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। बड़ा ही विषैला धातु है, बड़ा ही क्या है, विषैला धातु है। इसमें क्या होता है, हाँ याद रखिएगा, पूरे बदन में, पूरे शरीर में असहनीय दर्द होता है। पूरे शरीर में असहनीय दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा, असहनीय दर्द होता है। और इसको ऑस्ट्रेलिया में, कहा, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा जो इटाई इटाई रोग है उसको ऑस्ट्रेलिया में आउच आउच के नाम से जाना जाता है। क्लियर। चलिए बताइए यहां तक कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो आप पूछने का काम कर सकते हैं। और याद रखिएगा इस ऑस्ट्रेलिया में से आउच आउच नामक रोग से जाना जाता है। आउच आउच नाम से भी जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया में, किसको, इटाई इटाई। चलिए आगे बढ़े, क्या जल्दी से बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई समस्या है या नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसी पे जानिएगा, पारा के विषाक्त की वजह से मिनीमाता रोग और आर्सेनिक की वजह से होता है ब्लैक फुट। पारा के विषाक्त, पारा विषाक्त, पारा विषाक्त से क्या होता है, मिनीमाता, मिनीमाता रोग है। हाँ, और आर्सेनिक, आर्सेनिक विषाक्त की वजह से होता है ब्लैक फुट, ब्लैक फुट। अब ये आया, सारा पढ़ लिए। अब इससे कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा। आयरन की कमी से जानते हैं क्या होता है, एनीमिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू
संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। चलिए, ऑप्शन है वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी वनस्पति उद्यान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और सी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, क्या होगा सही जवाब? तो याद रखिएगा, कौन आपका ये वनस्पति उद्यान जो है इन सीटू में शामिल नहीं है। ये वनस्पति उद्यान जो है इन सीटों में शामिल नहीं है, नहीं पूछ रहा था। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, हाँ, आप लोग जल्दीबाजी होता है एग्जाम में, तो ऐसी जल्दीबाजी रहता है तो उस समय कंफ्यूज कर जाता है क्या होगा सही जवाब। हाँ, जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं आपको दिखेगा ही नहीं, जल्दीबाजी के चक्कर में ये जो आपको नहीं है नहीं दिखेगा। जब घर आइएगा, क्वेश्चन को मिलाइएगा, तो उसमें बड़ा परेशान है, ओ माय गॉड क्या गलती हम करके आ गए। तो इस सब चीज को ध्यान में रखना है, हाँ, पैसेंस रखना है। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न बनाइए। प्रश्न है आपका अगला, कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह, क्या है? वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। इससे पहले हम लोग पढ़े थे, हाँ, एक दिशीय ऊर्जा का स्तर, ये सब हम लोग पढ़े थे। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा सही जवाब? तो याद रखिएगा, हाँ, ओडम, क्या है? ओडम। ओडम के द्वारा वाई आकार का ऊर्जा का क्या दिया गया था? स्तर दिया गया था। ये बात याद रखिएगा। इसका पूरा नाम है ईपी ओडम। ईपी ओडम, वाई आकार क्या आएगा तो इसका नाम क्या है? ईपी ओडम। ईपी ओडम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग कमेंट में बताइए लिंडमैन क्या दिया था। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचित होता है। जल्दी से बताइए क्या? तो सिंपल बात है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचित किससे होता है? तो लाइकेन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? बताइए, अम्ल क्षार का संकेतक कौन है? अम्ल क्षार का संकेतक कौन होता है? आपको पता होना चाहिए क्या? हल्दी जो है अम्ल क्षार का क्या होता है? संकेतक होता है। वैसा सूचक जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। याद रखिएगा, जो सूचक प्राकृतिक से प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो हल्दी जो है क्या है? अम्ल क्षार संकेतक है। यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। क्लियर? और ये जो आप देखते होइएगा, हाँ, जैसे वेनिला हो गया, हाँ, ये सब वेनिला, फिनोफ्थलीन, और फिनोफ्थलीन हो गया आपका क्या? संश्लेषित हो गया। मिथाइल ऑरेंज क्या हो गया? संश्लेषित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब मृदा, क्या कह रहा है? जब मृदा मतलब माटी अति क्षारीय हो जाता है, मतलब क्या हुआ? 7 से इसका मान भाग जाएगा, तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं। ज्यादा क्षारीयता हो जाएगा तो भी दिक्कत, ज्यादा अम्लीयता हो जाएगा तो भी दिक्कत। हर हाल में हमारा क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब पीएच वैल्यू जो है उसका कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। हाँ, कि गुणवत्ता सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? कैलेमाइन का घोल, बिना बूझा चुना, या कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ के विघटन से क्या बनता है? कार्बोनिक अम्ल बनता है, और जिससे हमारा क्षारीयता गुण कमेगा और हमारे फसलों की पैदावार की क्षमता में क्या होगा? वृद्धि होगा। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये था पूरा आपका साइंस का क्वेश्चन टीआरए 2 का। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन के में हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जो भी आपका टीआरई 3 का होगा। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर।